होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। डाइपोल का मतलब क्या होता है? देखो, when two equal and opposite point charges are separated by a very small distance, by a very small distance, then it's called इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये थ्योरी पार्ट है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता कब है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज एक बहुत छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल फिजिक्स में भी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल केमिस्ट्री में भी होता है। ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट अगर समझना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स में भी होता है। जैसे CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 है मीथेन। तो CH2 और CH4 इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे भाई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनको नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं। वहीं अगर हम वाटर की बात करें H2O, तो H2O में इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट होने के कारण ही जो वाटर होता है वो पोलर कंपाउंड होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी काम आता है बेटा। ठीक है, डाइपोल जहां भी होगा वहां वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो वाटर एक पोलर कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि उसमें डाइपोल होता है। ठीक है, तो उस पोलैरिटी की वजह से वाटर के अलग अलग प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। खैर वो केमिस्ट्री की बात है, वो केमिस्ट्री में की जाएगी। अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब डेफिनेशन तो ये समझ गए। अब होता क्या है ये समझो कि इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, तो इसका मतलब -q चार्ज ये मान लिया और +q चार्ज ये मान लिया, और इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस हो गई। दिखाने के लिए तुम्हें ये दूरी बड़ी बनानी पड़ रही है, लेकिन ये दूरी बहुत छोटी होती है बेटा, नैनोमीटर पिकोमीटर के फॉर्म में होती है, 10 to the power 6, 10 to the power -6, 10 to the power -12 के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने कहा d। ये क्या है बेटा? d, इन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन। और इस d का मिड पॉइंट ये O है, इसको हमने कह दिया L और इसको हमने कह दिया L। ठीक, तो ये जो फिनोमिना है, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, एक टर्म और जानो यहां पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो जान गए, एक और जानो टर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? यहीं पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी समझ लो बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर p से। वेक्टर p से ये होता क्या है? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। तो इनके बीच का सेपरेशन क्या है? d, तो q इंटू डी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अपने कन्वेंशन में क्या लिया है, जो d है
वो L और L दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसीलिए Q इंटू 2L भी हम कह सकते हैं। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है बेटा। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो साहब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो मैग्नीट्यूड तो यहां से मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, ये तो मैग्नीट्यूड देगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर? तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होती है। ये डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही होगा, इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो दैट इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो, तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जानते हैं। लेकिन उसके पहले ये जानो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वेक्टर होता है, इसका ध्यान रखना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, मान लिया ये जो एक कोई चार्ज है Q चार्ज, ठीक, और मान लिया कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो ये इस चार्ज की वजह से कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर और इस पॉइंट P से इस चार्ज Q की जो डिस्टेंस है वो R है। इस पॉइंट P से इस चार्ज की जो डिस्टेंस है वो R है। तो इस पॉइंट P पर इस Q चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1। E1 क्यों? E, ठीक, और ये वेक्टर है तो एक एरो का निशान, वेक्टर का निशान लगा दिया। और वो किस डायरेक्शन में होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है। यहीं पर, यहीं सेम केस में अगर यहाँ एक निगेटिव चार्ज होता, मान लिया -Q चार्ज है और वो किसी पॉइंट P से R डिस्टेंस पर है, ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E, वो इस तरफ बनेगी, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी कितनी? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो बनेगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। That is the electric field produced due to this point charge at point P, which is R unit away from the charge। तो यहां पे देखो सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड किस पे कर रही है? चार्ज पे डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज था इसलिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज था तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। माइनस बोले तो जिस तरफ चार्ज है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। आगे बात समझ में? अब देखो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग K मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? K के इक्वल है। तो सिंपली हम लोग कह देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? KQ/R²। जहां पर K क्या है हमारा? जहां पर K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में? अच्छा, अब देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हुआ ना। अब हम लोगों को बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हैं।
अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो केसेस बनेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक कि जो डाइपोल है, देखो एक तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट हो गया, ये एल हो गया और ये एल हो गया। ठीक है, तो बेटा ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल की ये एक्सिस है ना, ठीक, ये एक्सिस है, और इस एक्सिस पर कोई एक पॉइंट हमने मान लिया एम। ठीक, तो पहले केस में क्या निकालेंगे हम लोग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट एम पर क्या होगी। तो ये एक्सिस पर ही पॉइंट है, तो पहला केस बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पे लिख लो ऑन द एक्सिस, अरे यार, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको निकालते हैं पहले। और दूसरा केस क्या होगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो पहले केस का हम लोग डेरिवेशन करते हैं। देखो, मान लिया बेटा कि ये जो पॉइंट M है वो इसके सेंटर से, O पॉइंट से x यूनिट की डिस्टेंस पर है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है वो x यूनिट है। ठीक है, अब देखो ये निगेटिव चार्ज है ना, इसको अगर हम चार्ज 1 मान लें और इसको अगर हम चार्ज 2 मान लें, तो इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस M पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E1 टूवर्ड्स द चार्ज होगा वो। E1 क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट चार्ज की वजह से है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगी, आ रही बात समझ में? और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और इसको हमने नाम दे दिया E2। दोनों ही वेक्टर होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा, E1 जो है वो बड़ा होगा, E1 जो है वो छोटा होगा। क्यों? अच्छा, E1 की बात अगर हम करें तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, E1 जो होगा वो क्या होगा, कि Q अपॉन, बेटा ये पॉइंट M इस Q से कितना दूर है, ये x प्लस ये L, ये x यूनिट यहां तक और ये L यहां तक। देखो यहां से यहां तक L है ना, तो टोटल डिस्टेंस क्या x प्लस L का होल स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो KQ बाई आर स्क्वायर होती है। यहाँ पे R क्या है, x प्लस L। R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है बेटा x प्लस L। अच्छा, E2 क्या होगा, अगर हम E2 की बात करें तो E2 होगा KQ अपॉन, अब देखो ये चार्ज यहां पे है और ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस L है। हमें चाहिए क्या, इस पॉइंट और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना। ये डिस्टेंस क्या होगी, यहां से ये क्या x माइनस L होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या x माइनस L होगी। दिख रहा है क्लियर? क्या ये डिस्टेंस, अगर ये x है और ये L है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या x माइनस L होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी x माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। अब तुम ही बताओ कि x प्लस L बड़ा होगा या x माइनस L बड़ा होगा। हमें तो लग रहा है कि x प्लस L बड़ा होगा। अगर x प्लस L बड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी, डिनोमिनेटर बड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी, डिनोमिनेटर छोटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है वो ग्रेटर देन E1 होगी। बोलो हाँ या ना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है वो E1 से बड़ी होगी। क्लियर है? अच्छा, तो इस पॉइंट M पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अगर हम ई नेट की बात करें, ई नेट की बात करें तो क्या वो
E2 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E2 E1 इंटू कॉस थीटा होगा। भाई दो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। ये तो पता होगा ना, वेक्टर तो पढ़े होगे थोड़ा बहुत, 12th में हो, वेक्टर तो पढ़ चुके होगे। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पर cos 180 है एंगल, इसकी वैल्यू -1 होगी, cos की वैल्यू -1 होगी। तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, ये चीज हो जाएगी E2 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर -2E2 E1। बोलो हाँ या ना। cos 180 की वैल्यू -1 रखे तो ये -1 इस वाले प्लस को माइनस बना देगा, 2E2 E1 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, इसका मतलब क्या ये रूट ओवर E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर है बेटा। हाँ, तो ये अंडर रूट ये स्क्वायर को खा जाएगा। तो यहां से E नेट हमारे पास जो आएगा, E नेट हमारे पास जो आएगा, क्या वो E2 माइनस E1 आएगा? बोलो आएगा? क्या ये E नेट होगा? ये E नेट होगा या नहीं बताओ? क्या यहां तक कैमरे में दिख रहा है? एक मिनट। ठीक है, क्या ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अच्छा, अब ये अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया और वो आया कितना साहब, E2 माइनस E1। अच्छा, E2 माइनस E1 नेट आ गया। तो अब देखो हमारे पास जो E नेट आया, E नेट हमारे पास जो आया वो आया E2 माइनस E1, ये आया हमारे पास। और E2 की वैल्यू कितनी है? E2 की वैल्यू है KQ अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 कितना है, KQ अपॉन x माइनस एल का, x प्लस एल का, तो क्या x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखो x माइनस एल का होल स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, KQ कॉमन ले लो, ये x प्लस एल का होल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे x प्लस एल का होल स्क्वायर कटेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आगे सॉल्व करो इसको जरा, KQ ब्रैकेट के अंदर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर प्लस ऑफ 2xl। बेटा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, लेकिन बाहर लगा था माइनस तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में अपने आ जाएगा क्या, x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, x माइनस एल x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये कटा, क्या बचा हमारे पास, KQ ब्रैकेट में 2xl और 2xl 4xl अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा अभी क्या आया है, E नेट। ठीक, अब चलो इसी को थोड़ा सा हम लोग आगे प्रोसीड कर लें, या चलो यहां जगह बना लेते हैं। हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, हमारे पास आ चुका है E नेट इक्वल्स टू KQ 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसको यहीं पे एक बार फिर से लिख लें, E नेट इक्वल्स टू एक्स को बाहर निकाल दो जरा, 2x बाहर निकालोगे तो 2xk Q इंटू 2l हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आती है बात? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी?
यहां तक तो मामला क्लियर है ना। अब देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या पढ़ा था, अभी अभी मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस होती है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, वो बहुत ही कम होता है, 10 to the power -6, 10 to the power -9, 10 to the power -12 के ऑर्डर का होता है। दैट मीन्स कि ये x के रिस्पेक्ट में ये l जो बहुत बहुत छोटा होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि x इज मच 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 लार्जर देन l। तो अगर l बहुत छोटा है तो इस l को हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये l क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0 विद रिस्पेक्ट टू x, निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो ई नेट आएगा, यहां से जो हमारा ई नेट आएगा बेटा, ई नेट वो क्या आएगा, वो आएगा 2xk। और देखो ये वाली क्वांटिटी क्या थी, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, q इंटू 2l, वही तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p बताया था। तो ये क्या p बन जाएगा, तो देखो 2xk इंटू p अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4, यहां से x इसको खा जाएगा और ये क्या बनाएगा, ई नेट इक्वल्स टू 2kp अपॉन x की पावर 3। ये क्या बना बेटा, ये बना तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो ये क्या है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये आएगा, जहां k की वैल्यू क्या है, k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और p क्या है, p की वैल्यू है q इंटू 2l। क्या है p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये तो ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल आया। अब इसी में एक केस और बनता है, ऑन इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलो सेकंड केस भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर, केस नंबर एक्सिस ऑफ द बेटा डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम लोगों ने एक्सिस पे निकाला, अब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना है। कहने का मतलब क्या है कि ये रहा हमारा -q चार्ज और ये रहा हमारा +q चार्ज, ये पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, और इस मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक मिनट, ये बना मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो बेटा अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री होगा, और ये इस सेपरेशन को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा होगा, मतलब ये डिस्टेंस L होगी, ये डिस्टेंस L होगी, और यहाँ कोई पॉइंट P मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट P पर अगर इस Q को हम ज्वाइन करें तो ये R डिस्टेंस होगा, इसको इस पॉइंट Q से ज्वाइन करें तो ये भी एक R डिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तुम्हें, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे भाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट P पर हमने दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बन जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बन जाएंगे बेटा तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा भाई, ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। आ रही बात समझ में। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर अगर इसको हम फर्स्ट चार्ज मान लें, इसको हम फर्स्ट चार्ज माने और इसको हम सेकंड चार्ज माने, तो फर्स्ट चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनेगी, ठीक है। और ये E1 इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करें, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा बेटा, होगा। देखो इस -q चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज बनेगी, दैट इज E2 बनेगा। और ये वाला एंगल
भी थीटा होगा। देखो ये z बन रहा है, ये z बन रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से ये तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ये z बन रहा तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक, अब देखो ये एंगल थीटा और ये E1 है, तो E1 का एक कंपोनेंट E1 cos थीटा इधर आएगा, ठीक है। ये E2 है तो E2 का एक कंपोनेंट E2 cos थीटा इधर आएगा, इधर E1 और E2 दोनों आएंगे, दैट इज E2 cos थीटा। अब देखो एक कंपोनेंट E2 cos थीटा तो इधर आया और एक कंपोनेंट E2 sin थीटा नीचे की तरफ आएगा, इधर नीचे की तरफ आएगा E2 sin थीटा। इस E2 का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये E2 sin थीटा नीचे की तरफ आया। अच्छा, E1 का एक कंपोनेंट E1 cos थीटा इधर आया और E1 sin थीटा ऊपर की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, यहाँ पे ये होगा E1 sin थीटा। अब देखो बेटा ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल थे और इस केस में ये डिस्टेंस r भी दोनों की, जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट P से इस Q चार्ज की प्लस Q चार्ज की और इस माइनस Q चार्ज की डिस्टेंस भी इक्वल है, r और r। दैट मीन्स कि ये E1 sin E2 sin थीटा और E1 sin थीटा जो कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अगर ये इक्वल एंड अपोजिट है तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आती है बात समझ में? अच्छा, और ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो बेटा अगर ये दोनों की चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल प्रोड्यूस होगी तो क्या हम कह सकते हैं कि E2 इक्वल्स टू E1 इक्वल्स टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड E, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो प्रोड्यूस करेंगे, बस डायरेक्शन ही तो चेंज होगी। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, कॉस वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। आती है बात समझ में? इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E नेट भी क्या इस तरफ ही होगा, ये क्या E नेट होगा। जिस डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो E नेट होगा क्या, E नेट क्या E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 तो सेम है, E1 E2 तो सम E के इक्वल है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं E cos थीटा प्लस E cos थीटा और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2E cos थीटा। क्या ये E नेट आ गया? क्या ये E नेट आ गया? अच्छा ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, देखो E नेट इक्वल्स टू 2E cos थीटा आ गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या KQ बाई R स्क्वायर होती है, ठीक। और फिगर अगर थोड़ा सा मेमोराइज करो तो क्या ऐसा एक ट्रायंगल हमें मिला था उस फिगर में, यहाँ पे एक पॉइंट P था और ये डिस्टेंस L थी, ये X था और ये R था, ये एंगल थीटा था। ऐसा ही सिमिलर ट्रायंगल इधर भी बना हुआ था, ऐसा कुछ, यहाँ प्लस Q चार्ज था और यहाँ माइनस Q चार्ज था, यही तो था, ठीक। तो इस वाले ट्रायंगल में इसको रब कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा निकालने जाएं तो cos थीटा क्या होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज L अपॉन R, और यहां से अगर हम R निकालें तो R स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, हाँ, या R इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक। तो यहां से cos थीटा क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, cos थीटा रिप्रेजेंट हो जाएगा L अपॉन R, R क्या है एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 1/2। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो, E नेट क्या होगा बेटा, यहां से 2 इंटू E की जगह पे क्या पुट करो, KQ अपॉन R स्क्वायर, और R स्क्वायर देखो क्या है, R स्क्वायर ये है, R स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा क्या है L अपॉन दिस, तो L अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा भाई
के क्यू इंटू 2L डिवाइडेड बाई, बेटा अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2 यहां तक आ गया। अब देखो इस सेम क्वांटिटी को हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P Q इंटू 2L, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के बराबर था। चलो यहां तक हो गया। अब इसको थोड़ी सी जगह बना ली जाए यहां पे, और इसको थोड़ा सा रब करके साफ सुथरा कर लिया जाए। अपना अपना ई नेट क्या आ चुका है, ई नेट आ चुका है, देखो ई नेट आ चुका है अपना, इसको P लिख दें, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखो बेटा, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने शुरुआत में बताया था, तो मैंने ये बताया था ना कि डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत, सेपरेशन जो होती है बहुत छोटी होती है। दैट मीन्स यहाँ पे L फिर से बहुत छोटा होगा x के कंपैरिजन में, मतलब x इज मच 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 लार्जर देन L। तो यहाँ से L फिर क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो यहाँ से जो हमारा E नेट आएगा बेटा, वो आएगा KP अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, ये मिला हमें KP अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक, तो E नेट परपेंडिकुलर जो आया, ये कैसा है, परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट हमें मिला KP बाई एक्स क्यूब। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है, जहां पे K की वैल्यू क्या है बेटा, 1/4 पाई ε0। ठीक, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सारा डिस्कशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, उसके एक्सिस पे कैसे बनती है, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैसे बनती है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आज जो कुछ भी मैंने बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए बेटा, क्योंकि बोर्ड्स और जेई वाकई टफ है, जेई और नीट, ये फिजिक्स है, तो बायो वाले भी देख रहे होंगे, तो बेटा कंपटीशन इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।